Good morning, friends. Once again, welcome, welcome all of my friends. आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न को और कैसे आसानी से हम लोग प्रश्नों को हल करने का तरीका सीखेंगे। सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो। यूपीएससी क्या कहती है? उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो बने रहिए इस वीडियो में और सीखते रहिए। और मैंने कई प्रश्नों को पहले सॉल्व कर दिया है, तो आज हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 48 है और जानेंगे 48 क्वेश्चन क्या कहता है। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में क्वेश्चन है। तीन साम्राज्य के बीच जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में। इसका आंसर तो डी दिख रहा है, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में कि ये तीन लोग कौन थे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच जो कन्नौज की जो उपजाऊ लैंड थी, जो एक मतलब रणनीतिक भूमि था, उसके लिए लड़ाई था। वही है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष था, जिसको ट्राइपार्टाइट या त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। ठीक है, लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। देखिए, ट्राइपार्टाइट यानी त्रिपक्षीय संघर्ष फॉर कंट्रोल ऑफ द नॉर्थ इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया टुक प्लेस इन द 19th सेंचुरी। ये 9वीं सदी के दरमियान नॉर्थ भारत पे कौन राज्य करेगा, इसके लिए संघर्ष होता है। The struggle was between the प्रतिहार एम्पायर, पाला एम्पायर, राष्ट्रकूट एम्पायर। अंत में क्या होता है? नागभट्ट द्वितीय, जो कि गुर्जर प्रतिहार का सबसे प्रतापी राजा, सक्सेसफुली अटैक कन्नौज एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल देयर। और नागभट्ट द्वितीय, जो कि गुर्जर प्रतिहार का था, उसने कन्नौज की भूमि पर अपना अधिकार और अपना दबदबा कायम कर लेता है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफिशियल ऑफ द मिडाइवल इंडिया एंड रिस्पेक्टिव जुडिक्शन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शिवाजी। शिवाजी के समय कुछ जो अष्टप्रधान थे, उनमें से जो डिपार्टमेंट कहे या पोर्टफोलियो कहें या विभागों का जो बंटवारा किया गया था, उन विभागों में आपको मिलाना है। वाक्यानावीस, क्या ये संदेश वाहक थे? क्रोस्पोंडेंस जिसको कहते हैं। सुमंत, रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन था क्या? सचिव, फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अमात्य, अकाउंट जनरल। तो आप जानते हैं कि इसमें से कौन सा सही है, तो केवल और केवल आपको पता होना चाहिए। देखिए, वाक्यानावीस का सही है। सुमंत जो है वो विदेश मंत्री हुआ करता था, और सचिव सही है, और अमात्य जो है वो भी है। तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा। जी हाँ, बी, ओनली 4 अमात्य इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिवाजी ने एक बहुत ही विशाल साम्राज्य स्थापित की थी। उस विशाल मराठा साम्राज्य को एक तरह से सही ढंग से संचालित करने के लिए एक साउंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जिसको सहायता प्रदान करने के लिए 8 लोगों का एक तरह से 8 प्रमुख व्यक्तियों का एक मिनिस्ट्री हुआ करता था, जिसको अष्ट प्रदान करते थे। However, each minister was directly responsible to शिवाजी। दिस इज लिस्ट। अब देख लीजिए कौन कौन से किसके किसके गलत। पेशवा मतलब सीधा सीधा फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में सुशोभित हुआ, पेशवा बोलते हैं। उनका मुख्य काम था वित्त और जनरल प्रशासन। सर ए नौबत या सेनापति, ये मिलिट्री कमांडर। अमात्य जो था अकाउंट जनरल था, अकाउंटेंट जनरल। अ से अकाउंट, अ से अमात्य, याद रखिएगा। वाक्यानवीस तो आपको बता दिए कि ये पोस्ट इंटेलिजेंस, यही सब उसको ब्यूरो मिला था। मतलब ओवरऑल कह लीजिए कि जितने डाक प्रणाली हो, इंटेलिजेंस विभाग हो, उसका था। सचिव तो correspondence था। सुमंत, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सुमंत जो होते हैं, ये पूजा पाठ सेरेमनी वो कराते हैं। मैंने गलती से आपको बता दिया, सॉरी उसके लिए। सुमंत जो है वो मिनिस्टर, मास्टर ऑफ सेरेमनी होता है। न्यायाधीश तो नाम से स्पष्ट है, जस्टिस। और पंडित राव तो मतलब रिलीजियस corresponding से जुड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शिवाजी वेयर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ दक्कन सल्तनत। जो दक्कन का जो सल्तनत था, जिसको हम लोग आदिल शाह बोलते हैं, ठीक है, अहमदनगर का, उसी के विशेष मतलब जो उन्होंने अपनाया था रणनीति, वही रणनीति को उन्होंने फॉलो किया था। तो ये भी प्रश्न यूपीएससी सीधा पूछ सकती है कि शिवाजी द्वारा जो अधिकांश पॉलिसी थी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक ढंग से चलाने के लिए, वो कहाँ से मतलब कॉपी किया गया था? तो दक्कन सल्तनत, और खास करके अहमदनगर के
ठीक है, शासक, बीजापुर के शासक। अगला क्वेश्चन है, रॉयल टाइटल देवपुत्र एंड हिंदू सूत्रना, ठीक है, सुरतारना और ऑफन एसोसिएटेड विथ विच किंगडम और रूलर? देवपुत्र और सुरत्ना, ठीक है, सुररत्ना, सुरत्ना किसके लिए इस्तेमाल किया गया था ये? सोचिए, आपके सामने ऑप्शन ये है। चलिए, आंसर तो आपको पता चल गया हो, कुषाण और विजयनगर के लिए देवपुत्र। तो वन मीन्स क्लेमिंग द हाई स्टेटस वाज आइडेंटिफाई विद a variety of deities. This strategy is best exemplified by Kushans, 1st century BCE, who ruled over a vast kingdom extending from Central Asia से फैलकर नॉर्थ वेस्ट तक जाता था। कि कुषाणों के द्वारा दो मतलब धारण किया गया था, उन्होंने कई मठ बनाए उत्तर प्रदेश के पास मथुरा में। सिमिलर स्टैचू हैव बीन फाउंड इन ए श्राइन इन अफगानिस्तान। सम हिस्टोरियन, उनका कहना है कि कुषाण जो है ना, वो वास्तव में भगवान जैसे हुआ करते थे, गॉड लाइक, अपने आप को उन्होंने भगवान सिद्ध कर दिया था। मैनी कुषाण रूलर तो उन्होंने बड़े बड़े टाइटल अपना लिया था, बड़े बड़े अपने आप को टाइटल दिया था, जैसे कि देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, शायद इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर्स हु कॉल्ड देमसेल्फ सन ऑफ हेवन, क्योंकि चाइनीज रूलर भी यही किया करते थे, अपने आप को स्वर्ग के देवता के रूप में, स्वर्ग पुत्र के रूप में सुशोभित किया करते थे। विजयनगर किंग क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड विरूपाक्ष। गॉड जो विरूपाक्ष है, गॉड भगवान विरूपाक्ष के मतलब देवदूत के रूप में प्रस्तुत हुए हैं विजयनगर के राजा। उनके राजा अपने आप को क्लोज लिंक बताते थे ईश्वर से और टाइटल रखते थे सुरत्न, ठीक है, सुरत्न, जिसका मतलब होता है सुल्तान, हिंदू सुल्तान, सुरत्ना। ठीक है, अब आते हैं इन्वायरमेंट में। फॉरेन लैंडस्केप रेस्टोरेशन FLR इज ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, ये जो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, जो मतलब जंगलों को आपने काटा है, जिस तरह से अपने जंगलों को काट काट कर अपनी हुकूमत स्थापित की है मनुष्यों ने, उसको फिर से रीस्टोर करने के लिए क्या क्या करा जा सकता है, तो उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, मतलब वापस आप प्रकृति की ओर लौटे, इसके लिए क्या कीजिएगा? इनहेंसिंग ह्यूमन वेल बींग अक्रॉस डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप, इनहेंसिंग ह्यूमन वेल बींग, मैनेजिंग नेचुरल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सीधी सी बात है, इसका आंसर तो आपको मिल चुका होगा, डी। और मनुष्य ने पहले गलती की और अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन इज द ongoing process to regaining the ecological function and enhancing human well-being across deforested और degraded forest land। ये जो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन की जो प्रक्रिया है ना, ये मानव की एक तरह से अफसोस वाली प्रणाली है। देखिए जाए तो अफसोस कर रहा है इंसान, सोच रहा है अरे हम लोगों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बुलाकर धड़ल्ले से वृक्षों को काटा, और उसका नुकसान क्या हुआ कि प्रकृति ने इतनी कष्ट ना सहकर धीरे धीरे अब प्रकृति ने बदला लेना शुरू कर दिया है। तो उसी के लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट लैंड रिस्टोरेशन जैसे कंसेप्ट को डेवलप किया, अधिक से अधिक ट्री लगाए, जो हम लोगों ने काटे थे। इट इज रिस्टोरिंग द होल लैंडस्केप टू द मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स एंड ऑफर मल्टीपल बेनिफिट्स एंड लैंड यूज ओवर टाइम। ये फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन मैनिफेस्ट करता है थ्रू द डिफरेंट तरीके से, जैसे कि नया ट्री लगाइए, नया ट्री का मेथड खोजिए, नेचुरल रीजनरेशन, एफोरेस्टरी, लैंड मैनेजमेंट करने की कोशिश कीजिए। लैंड का जो जिस तरह से आपने डिग्रेडेशन किया है, जिस तरह से हमारी भूमि दिनों दिनों दिन पर ख़त्म होती जा रही है, दिनों दिन सड़ती जा रही है, दिनों दिन क्षारित होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, मरुस्थल में तब्दील होती जा रही है, उसको आप कैसे बचाइएगा, किन तरीकों से बचाइएगा? यही तो है जिसमें आप एग्रीकल्चर कीजिए, प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाइए, मैनेज प्लांटेशन कीजिए,
रिवर साइड प्लांटिंग कीजिए, बस यही सब उपाय है। अगला क्वेश्चन है कार्बन सिंक। कार्बन सिंक आर नेचुरल सिस्टम दैट सक अप एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उसको चूसने का, उसको अब्जॉर्ब करने का तरीका है कार्बन सिंक। ए फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड ए कार्बन सिंक इफ इट एब्जॉर्ब मोर कार्बन देन इट रिलीज। सीधी सी बात है। कंटिनेंटल फॉरेस्ट store at least 10 times more carbon than mangrove, sea sagar beds and salt। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान प्रश्न है। जी हाँ, इसका सही जवाब है 1 और 2, क्योंकि 3 गलत है। कार्बन सिंक आर नेचुरल सिस्टम है जो कि वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ताकि हमारा वातावरण थोड़ा सा ठंडा रहे। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड तो एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये पेड़ पौधे हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम लोग स्वच्छ वातावरण में जी पा रहे हैं। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर दिनों दिन बढ़ती चली जाए और पेड़ पौधे के द्वारा जितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जा रहा है अगर उससे ज़्यादा निकाल दिया जाए तो फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि अमेजन का जो जंगल था वो लगातार संकट के दौर से गुजर रहा है। और अब जो कभी हमारे देश विश्व के लिए फेफड़ा था, धरती का फेफड़ा हुआ करता था अमेजन जंगल, आज वो कार्बन की मात्रा को अवशोषित करने के बजाय उत्सर्जित ज़्यादा कर रहा है। तो अर्थ लैंड्स एंड ओशियन एब्जॉर्ब हाफ ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पृथ्वी में जो भूमि है और जो पानी है, पूरा तरह का समुद्र जो है, वो लगभग लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो मानव की गतिविधियों द्वारा उत्पन्न हो रहा है। चाहे वो फैक्ट्री से हो, चाहे चिमनी से हो, चाहे लकड़ी जला के हो, चाहे कोयला जला के हो, चाहे पेट्रोल जला के हो, किसी भी प्रकार से मानवीय गतिविधियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है दिनों दिन, उसको एब्जॉर्ब करने का ठेका जो है वो हमारी धरती मैया और समुद्र पिता ने उठा लिया है 50% का। मैंग्रोव हो, सी ग्राट, सी घास मतलब समझते समुद्री घास जो होते हैं, और साल्ट मार्सेस, वो कम से कम 10 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसमें कार्बन स्टोरेज है, इतना क्षमता है, 10 गुना ज़्यादा कंटिनेंटल फॉरेस्ट की तुलना में। सेडिमेंट्री रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट कंटेन्स लोड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्रस्ट जो बना है ना पृथ्वी का 3 परत, उसमें से जो क्रस्ट है उसमें कार्बन का कंटेनिंग बहुत भारी मात्रा में है, जिसमें हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वही सब निकलता है। फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड ए कार्बन सिंक इफ इट एब्जॉर्ब मोर कार्बन देन इट रिलीज। देखिए, जंगल को तब तक हम लोग कार्बन सिंक कहेंगे जब तक वो उत्सर्जन की तुलना में अवशोषण ज्यादा कर रहा हो, अदरवाइज नहीं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल इंट्रोपैथी। इन्वायरमेंटल इंट्रोपैथी क्या है? Environmental enteropathy is a disorder of chronic intestinal inflammation. The disorder is intricately connected to the poor environmental condition. It impacts the normal growth, cognitive development of children, leading to the anemia, stunting, wasting. तो environmental enteropathy किस प्रकार का वास्तव में एक बीमारी फैलता जा रहा है इन्फ्लेमेशन के बारे में? देखिए, इसका सही जवाब तो डी ही है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट में जनरली सभी कुछ सही होता है। इन्वायरमेंटल एंट्रोपैथी एक सिंपल टर्म है जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो आंत होता है, अतड़ी, उस अतड़ी में जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्बेशन करने की जो क्षमता होती है वो घटती चली जाती है, खत्म होती जाती है। आपके अतड़ी जो है, अतड़ी मतलब आंत, इंटेस्टाइन, अगर वो खराब हो जाए तो आपका शरीर भी खत्म हो जाएगा लगभग लगभग। तो हमारा जो खाना होता है, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, उसका जो पाचन होता है, अवशोषण होता है, ये सब आंत के द्वारा होता है। लेकिन अगर वो इफेक्टिवली रूप से काम ना करे तो ये हो गया आपको इन्वायरमेंटली एंट्रोपैथी। चूंकि ये डिसऑर्डर जो है ना वो इंट्रिकेटली कनेक्टेड है पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशन से। जहाँ पर आप रह रहे हैं अगर उसका वातावरण सड़ा हुआ है, खत्म है, तो आप समझ लीजिए उस इन्वायरमेंट को हम लोग कहेंगे इन्वायरमेंटल एंट्रोपैथी। जैसे कि डायरिया, इंटेस्टिनल
नियल पैरासाइट इन्फेक्शन एंड इन्वायरमेंटल एंट्रोपैथी टुगेदर, दोनों मिल के हमारे ग्रोथ को, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, खास करके बच्चों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। इससे एनीमिया होता है, स्टंटिंग होता है, वेस्टिंग होता है। यू नो दैट भारत का 50% महिला जो है वो एनीमिया पीड़ित है। 30 हर 30% जनसंख्या, बच्चों का 30% जनसंख्या जो स्टंटिंग से है। वेस्टिंग में भी लगभग वही हाल है। एक निश्चित उम्र के बाद एक लंबाई होनी चाहिए, उस लंबाई के अनुपात में आपका वजन नहीं है, आपके एक निश्चित उम्र के बाद आपकी ऊंचाई एक निश्चित प्राप्त नहीं हो रही है, यही समस्या उत्पन्न होती जा रही है हमारे यहाँ। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। समान लेकिन विभेदीकृत जो जिम्मेदारियां हैं, CBDR, उसके बारे में क्वेश्चन है। ये जो CBDR, जिसको कॉमन बट डिफरेंशिएटेड responsibilities establish that all the states are responsible for addressing global environmental destruction at not equally responsible। ये जो पर्यावरण का जो नुकसान हुआ ना, वो उसमें सबकी योगदान, सबकी भागीदारी बराबर बराबर नहीं है। कुछ की ज़्यादा है, कुछ की कम है। ये जो विकसित देश है, सो कॉल्ड विकसित, इन्होंने पर्यावरण को जितना नुकसान किया है, जितना विकास किया है पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर, उसका ठेका विकासशील लोगों ने लिए उठाया है क्या, कि वही लोग ठीक करेंगे? कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं? हम अधिक प्रदूषण करेंगे और आप हमारे पैसे के माध्यम से आप उसका कंपेंसेशन कर दीजिए। वाह रे वाह। इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड एड्रेस द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट। CBDR में यही कहा गया था कि कॉमन बट डिफरेंशिएट जो ट्रीटमेंट है, it is a foundational principle of United Nations Environment Program। Okay, let's see something about it। आंसर देखिए, बताइए। ये कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता चला जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखने के लिए, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो पाया, और अब हम लोग कार्बन और अब उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। CBDR यही है। CBDR कॉन्सेप्ट सब कुछ एक और दो सही है, तीसरा बिल्कुल गलत है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR प्रिंसिपल, एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ है, जिसके मदद से ये कोशिश की गई बताने की कि देखिए, जो इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हुआ है, वैश्विक इन्वायरमेंट का जो प्रदूषण हुआ है, उसमें किसी प्रकार की जो मतलब अड़चने बोलिए या फिर कहिए जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसका जिम्मेवारी किस तरह से मैच किया जाए। जिसने जितना प्रदूषण फैलाया है, जिसका इमिशन पर कैपिटा इमिशन हो या फिर ओवरऑल इमिशन हो, उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि सबकी हिस्सेदारी बराबर तो नहीं है। मतलब शॉर्ट में कहे तो इसको समानता के नियम के आधार पर उसका जिम्मेदारी उठाना चाहिए। इक्वल ट्रीटेड इक्वली, समान के साथ समान अधिकार, जो बात होता ना, वही वाला कानून यहाँ लागू होता है। इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट, दुनिया का पहला कानूनी रूप से वैध सिस्टम, जिसकी मदद से क्लाइमेट चेंज को ठीक करने की और उस पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उसको एड्रेस करने के लिए बनाया गया था। ये जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल, जो UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज विच इज द कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये CBDR कॉन्सेप्ट UNFCCC, ठीक है, UNFCCC जिसको बोलते हैं UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो हुई उसी ने डेवलप किया इसको, ना कि UNDP ने। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो COP का जो मीटिंग होता है, अभी आपको पता होना चाहिए 17वां मीटिंग क्या 18वां मीटिंग हुआ है कहाँ पर, तो उससे ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिजल्ट है उसके बारे में, तो COP इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ UNFCCC। COP assesses the effects of measure taken by the members
and the progress made in achieving the ultimate objective of convention. Not all the states are the parties to UNFCCC are represented at the COP. Which of the following statement is correct? कॉप की मीटिंग होती रहती है, पेरिस में हुआ था, इसी तरह ग्लासगो में हुआ था, ठीक है, तो आप जानते ही हैं। तो कॉप के बारे में क्या सही था, क्या सारे के सारे जो कॉप के जो सदस्य हैं या जो सारे सारे जो पार्टी हैं UNFCCC के, उसमें कॉप में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्या? यस, आपको यही तो पकड़ना था, गलत है वो, सबके सब भाग लेते हैं। कॉप एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, किसका? UNFCCC का। जितने भी इसके मेंबर होते हैं, यानी जितने भी पार्टीज हैं, वो सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं कॉप में, ताकि अपना विचार रख पाए, क्या आखिर उनकी धारणा है पर्यावरण को लेकर, अपनी जिम्मेदारी को लेकर, और कुछ उचित कदम उठा पाए, ताकि हमारा पर्यावरण इतना भी बदतर ना हो जाए कि हम लोग मजबूर हो जाए। इसका जो मुख्य भूमिका है वो नेशनल कम्युनिकेशन और इमिशन इन्वेंटरीज पार्टी के बीच एक तरह से कम्युनिकेट कराना है। उसी के आधार पर कॉप जो है वो वास्तव में एक्सेस करता है द इफेक्ट ऑफ मेजर टेकन बाय द पार्टीज, अलग अलग देश के द्वारा क्या कदम उठाया गया है इमिशन को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैस की समस्या से जूझने के लिए सरकार के द्वारा अपने अपने देश में क्या रोल निभाया जा रहा है, इस पर विचार करता है। उस पर प्रोग्रेस कितना हुआ, हम लोग क्या अपने धरती की जो टेम्परेचर जो बढ़ रही है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो जाए, पेरिस में तो हम लोग बोले थे अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत है। तो भारत ने तो पंचअमृत का घोषणा किया, 2070 तक ये भी बताया कि हम लोग नेट जीरो कार्बन इमिशन हो जाएंगे। उसके अलावा 2045 मतलब 45 या 40 तक हम लोग 45% तक इंटेंसिटी को घटा देंगे। बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब उसको हम लोग को उस आधार पर हम लोगों ने कोशिश भी करना प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। जैसे ग्रीन ग्रोथ, सप्तऋषि में ग्रीन ग्रोथ, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर ऊर्जा, रिन्यूएबल ऊर्जा, हाइड्रोजन मिशन, मिष्ठी, पी प्रणाम, मिलेट, ये सब क्या है वास्तव में? ये सब हम लोग ग्रीन ग्रोथ की तरफ बढ़ने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ताकि हम अपना जो कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने कॉप में जो वादा किया है उसको निभा पाए। सीधी सी बात है। तो हम लोग अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। बजट के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश भी किया है। 2022 जो 23-24 का जो बजट है उसमें एक तरह से ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है, और वो वास्तव में जो COP 26 में जो कुछ भी हम लोगों ने वादा किया है ग्लासगो में, उसको एक तरह से पूरा करने की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठा ली है। चलिए, अंडर द फ्लोइंग कंडीशन बात करते हैं UNFCCC की। देखिए UNFCCC की स्टेटमेंट क्या है कि UNFCCC जो है उसको अडॉप्ट किया गया था रियो अर्थ समिट के दरमियान। इज इट राइट? UNFCCC जो है इस्टेब्लिश किया गया था एक फ्रेमवर्क के रूप में, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस है एटमॉस्फेयर में उसके कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उस पर क्या एक्शन लिया जाए, इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था क्या। और ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया है वो बाइंडिंग है ऑन ग्रीन हाउस गैस इमिशन फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज बट कंटेन्स नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। ग्रीन हाउस गैस का जो सीमा है वो इंडिविजुअल कंट्री, व्यक्तिगत अपने अपने कंट्री तो अपने देश में लगाते हैं, लेकिन ये क्या वास्तव में ये इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म कोई बताता है कि नहीं। चलिए, एक बात तो आप जानते हैं कि ये CBD, UNFCCC, ये सब कहाँ से पैदा हुआ है? सब यहीं से निकला है, रियो डी जेनेरो से, ठीक है। तो इसका 1 और 2 आंसर सही है, लेकिन तीसरा गलत है। UNFCCC को अडॉप्ट किया गया था 1992 में रियो डी अर्थ, जो कि हम लोग पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहते हैं, उसमें एक तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहली बार अपने आप से वादा किया कि हम लोग कॉन्क्रीट स्टेप उठाएंगे ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो बच पाए। इसी को रियो कन्वेंशन बोलते हैं। और UNFCCC इस्टेब्लिश किया गया था ताकि कोई ठोस कदम उठाया जा सके इस ग्रीन हाउस गैस के लिए और पृथ्वी के वातावरण को बचाया जा सके।
UNFCCC 1994 से लागू हो चुका है। नियरली ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स, दुनिया के सभी देशों ने लगभग लगभग इसको रेटिफाइड कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे, ये नॉन बाइंडिंग है, इसकी जो सीमाएं हैं वो नॉन बाइंडिंग है। अगर बाइंडिंग होता तो फिर दिक्कत हो जाता, क्योंकि सब देश तो मानेगा नहीं, क्योंकि सभी देश का विकास का स्तर जो है अलग अलग है। अगर हम इसको बाइंडिंग बना देंगे तो विकसित देशों के साथ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अल्प विकसित या फिर विकासशील देशों के लिए विकास करना भी जरूरी है। और ग्रीन हाउस गैस तो विकास के साथ ही साथ होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस उत्सर्जन का मतलब सीधा सीधा है, आप अपने औद्योगिक दृष्टिकोण से अपने आप को विकसित करेंगे तो उसके लिए आप कोयला जलाएंगे, पेट्रोलियम जलाएंगे। शॉर्ट में कहे तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स अभी इतना वेटेज ज़्यादा है विकास के लिए, क्योंकि उसका योगदान तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रातों रात आप अचानक रिन्यूएबल सोर्स में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि अभी भी भारत जैसे बड़े विकासशील देश में जिसकी जनसंख्या लगभग लगभग अब 1.5 अरब होने वाली है, उसके भोजन पानी का ठेका कौन लेगा? क्या विकसित देश लेंगे? क्या ऐसी टेक्निक का शेयर करेंगे जिसकी मदद से अचानक कुछ 4-5 साल 10 साल के अंदर हम लोग अपनी पूरी इकोनॉमिक को रिन्यूएबल सोर्सेस में ढाल दें? ऐसा तो इसमें समय लगेगा। इसलिए इसको नॉन बाइंडिंग बनाया गया, ताकि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जो है अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करे अपने अपने देश, लेकिन इसके मैकेनिज्म को पूरी तरह से फोर्स नहीं किया गया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC के बारे में सवाल है। IPCC एक जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब शॉर्ट में ये पूछ रहा है कि क्या IPCC जो है, IPCC ये WMO और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मिला जुला एक प्रयास है। IPCC रिपोर्ट निकालता है किसके संबंध में? इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन के लिए की इनपुट प्रदान करता है। IPCC डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च। IPCC का अपना कोई मतलब रिसर्च नहीं होता है, ये दूसरे के रिसर्च से या UNDP के या किसी अदर के रिपोर्ट के हवाला देकर देश को बताता है कि आपके देश में जो पर्यावरण को संबंध में लेकर क्या एक्शन लिया गया, विच इज द करेक्ट। चलिए लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। इसका सही जवाब है, इसका कोई अपना रिसर्च नहीं है, बिल्कुल। इसका सही जवाब है 2 और 3, लेकिन ये एक गलत है, क्योंकि इसका क्रिएशन जो है वास्तव में 1988 में ही किया गया था। और इसमें दो बड़े संस्थान का योगदान है, एक तो WMO का और दूसरा UNEP का। तो इसमें UNDP का योगदान नहीं है, बल्कि WMO का और UNEP का योगदान है इसको बनाने में। किसको बनाने में? IPCC को बनाने में। और IPCC जो है रिपोर्ट निकालती है क्लाइमेट चेंज के निगोशिएशन को लेकर, ठीक है। IPCC एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारों की गैर सरकारी एजेंसन है, ठीक है, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर या फिर WMO के मेंबर शामिल होते हैं। इसमें लाखों लोग आते हैं, 1000 पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा, ताकि IPCC काम कर पाए। इसका कोई अपना रिसर्च पेन मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं IPCC की, इसका स्थापना जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक तरह से पब्लिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए बनाया गया था। तो IPCC की स्थापना यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका जो ओवरऑल कहे तो ये 2 मुख्य बॉडी, एक WMO, वो भी तो UN का एक स्पेशलाइज एजेंसी है, दूसरा UNDP। आते हैं अगला, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में 1972 और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज मैंडेटेड टू। दोनों ने मिलकर क्या मैंडेट किया है? देखिए, पहला कि स्टेबलाइज सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक, दूसरा है असिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, खास करके जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल होता है उसको मतलब एक तरह से मैकेनाइज करने के लिए असिस्ट करना है, एडवाइस करना है कस्टम अथॉरिटीज़ को, ताकि वो जांच कर पाएँ जो बाहर से जो सामान आता है उसमें फ्लोरा और फौना क्या है। ऐसा नहीं है उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ जो जानवरों के या फिर पेड़ पौधा विशेष प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट तो होता ही है, उसको भी कहीं ना कहीं कस्टम अथॉरिटीज़ को पावर दिया गया है, असिस्ट मदद किया जाता है। कलेक्ट एंड कलेक्ट इंटेलिजेंस रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाइल्ड लाइफ क्राइम activities and to disseminate the same
टू द स्टेट एंड अदर इन्फोर्समेंट एजेंसी। इस तरह के ऑप्शन में सभी के सभी सही है। देखिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है और भारत सरकार के द्वारा इसका स्थापना किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत, ताकि वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है उसको रोका जा सके। देश और विदेश के भी में वाइल्ड लाइफ का जो क्राइम होता है आपको पता होगा, तस्करी, लोग बहुत भयानक तस्करी होता है, जैसे अभी चंदन का तस्करी या फिर पशुओं की तस्करी, जैसे कि पेंगोलिन की तस्करी होती है बहुत भारी मात्रा में, उस पर भी चिंता व्यक्त किया गया। अभी अंडर द सेक्शन जो भी हो उसका सेक्शन याद नहीं करना आपको, बस सीधी सीधी बात है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या क्या कहता है, मैंडेट क्या करता है, कलेक्ट एंड कोलेक्ट इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़। जितने प्रकार की जो वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़ है खास करके ऑर्गेनाइज ढंग से जो हो रहा है उसको डिसेमिनेट करने के लिए उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाता है स्टेट के साथ और भी जो एजेंसियां हैं उसके साथ, ताकि इसको मतलब एक तरह से एकीकृत दृष्टिकोण से इसको रोका जा सके और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है खास करके वाइल्ड लाइफ क्राइम उसको रोका जा सके। टू इस्टेब्लिश ए सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक, इसके लिए जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कितना हो रहा है, साल भर में कितना हुआ, कौन सा पशु ज़्यादा चिंतित है, उस पर कितना खतरा है, कहाँ से पैसा ट्रांसफर हो रहा है, सबको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। कोऑर्डिनेट एक्शन बाय वेरियस एजेंसी इन द कनेक्शन विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। साथ साथ अथॉरिटीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मदद की जाती है ताकि इस पर एक ठोस नज़र बनाए रखा जा सके। Capacity building of the Wildlife Crime Enforcement Agency for scientific and professional investigation into the wildlife crimes and assist the state government to ensure success in the prosecution related to the wildlife crimes। क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्राइम्स जो है ना वो क्षेत्रीय हो सकता है, राज्य के स्तर पे हो सकता है, देश के अंदर हो सकता है, देश के और देश के बीच में हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है। तो उस पूरी तरह से इसको रोकना बहुत आसान नहीं है, इसलिए विभिन्न एजेंसियों की मदद से ऐसा उनके बीच डाटा का शेयर होता है, एक ठोस डाटा तैयार किया जाता है, गवर्नमेंट को सहायता दी जाती है, उन पर उनको एडवाइस किया जाता है कि विशेष प्रकार के एक्शन ले, खास करके वाइल्ड लाइफ जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में हो रहा है उसके लिए पॉलिसी बनाए, कानून बनाए। और भी खास करके जैसे कस्टम अथॉरिटी है उसको मदद किया जाता है कि देख लीजिए अपने जहाज़ में, बड़े बड़े जहाज़ों में हो सकता है कि किसी विशेष जंतु का, किसी विशेष फ्लोरा का, किसी फौना का कहीं वाइल्ड लाइफ का जो प्रोटेक्शन है उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, साइट्स है, एग्जिम पॉलिसी है, ये सब जो है ना उस पर एक तरह से निगाहें बनाए रखने के लिए वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई थी और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। चलिए अगला क्वेश्चन है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अभी 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 आपने पढ़ा कि वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो, अब हम लोग पढ़ेंगे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अच्छा, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी सांविधिक बॉडी है, वैधानिक बॉडी है, जिसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया था। और ये जो बॉडी है आई मीन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसको शक्ति दी गई है ताकि वो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जितने भी मैटर्स है उसको अप्रूव करे, उसको चेक करे, नेशनल पार्क हो, सेंचुरी हो, ये द रोल ऑफ नेशनल पार्क नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज एडवाइजरी इन नेचर and advises the central government on framing policy and measure for the conservation of wildlife in country। सिंपल स्टेटमेंट सब दिए गए हैं, इसका सही जवाब 2 और 3 है, क्योंकि एक जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये पूछा जा रहा है क्योंकि इसको बनाया गया 1972 एक्ट के तहत, ना कि 1986 के तहत। तो थोड़ा सा माइनर चेंज करके आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर देगा। सब कुछ सही था, बस आपको डेटा वो 1986 के जगह 1972 होना था। सबसे पहले एक तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक है, इसको एक्ट के द्वारा बनाया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो नेशनल बोर्ड जो बना है वाइल्ड लाइफ के लिए, ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसका गठन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया गया है। और इसका ओवरऑल इसका रोल एडवाइजरी है, नेचर से जुड़े हुए विचारों को भारत सरकार और यहाँ तक कि राज्य सरकार को भी कुछ ना कुछ डेटा शेयर करता है ये वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर। प्राइमरी फंक्शन जो होता है इसका, प्रोमोट कंजर्व डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, यही सब है।
इसको पावर दिया गया है ताकि जितने भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड घटनाएं हैं, मैटर्स हैं, उसको अप्रूव करे। खास करके नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये सबको अप्रूवल देता है ये। किसी भी प्रकार का जो बॉडी जैसे बाउंड्री है, जैसे कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ी हो, मतलब उसके बॉडी को बढ़ाना हो, घटाना हो, ये सारा का सारा जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा NBWL से, तब तक कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी पार्क, ये सब की घोषणा जो है वो राज्य सरकार के हाथ में है। लेकिन एक बार घोषणा हो गया, उसके उसमें छेड़छाड़ करना हो, उसके परिवर्तन की बात हो, तो उसके लिए आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से पूछना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। ये भी क्वेश्चन बना देगा, यहाँ क्वेश्चन दे देगा कि NBWL इज चेयर्ड बाय एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री। नो, इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन से। ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पैदा करने का वो तरीका है जिसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी निकालेंगे और कार्बन जनरेटेड फ्रॉम दी प्रोसेस, और उसको स्टोर करेंगे और डिस्पर्स करेंगे एटमॉस्फेयर में। The major challenge is the use of green hydrogen will be its storage because it require large volume for its storage. इनकरेक्ट पूछा है, तो सही बात है, स्टोरेज करना मुश्किल तो है, लेकिन इसका कारण वो नहीं है, कारण कुछ और है। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, उसको स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। तो एक गलत है केवल, वाई आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन जनरेटेड थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इज ग्रीन। It is blue when carbon generated from the process is captured and stored without dispersing in its atmosphere. When carbon is not captured, the generated hydrogen is labeled gray. अगर कार्बन उसमें आप नहीं कैप्चर किया तो वो ग्रे कहलाएगा। द मेजर चैलेंज ग्रीन हाइड्रोजन का है विल बी स्टोरेज। गिवन इन ए वेरी लो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, बहुत ही कम डेंसिटी होता है, it will have large volume storage. It will require large volume storage. ठीक है, चैलेंज यही है भैया। सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको आप, इसका डेंसिटी इतना लो होता है, इन्हें वेरी गिव लो डेंसिटी, इन्हें गिवन लो छोटी सी डेंसिटी में हाइड्रोजन को बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए स्टोरेज करने के लिए। घनत्व तो मिनिमम होने के बावजूद भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस चीज़ का डेंसिटी D बराबर m/v होता है ना, तो घनत्व तो चूँकि बहुत कम है। आपका पता नहीं, हाइड्रोजन का वेट जो है बहुत कम होता है, तो उसका डेंसिटी भी बहुत कम होगा, और लो डेंसिटी होने के कारण उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको स्टोरेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना आसान हो सकता है, लेकिन इसको स्टोरेज करना मुश्किल है। विच ऑफ द फ्लोइंग सिग्निफिकेंटली एड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल। कैसे कैसे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप जमीन को, यानी मृदा को नाइट्रोजन प्रदान कर सकते हैं। कोयला जला के, डेथ ऑफ वेजिटेशन, जब पेड़ पौधे सड़ जाते हैं तो नाइट्रोजन मिलता है क्या, या एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिया ऑफ बाय एनिमल्स, जो जानवर हक देते हैं उससे मिलता है क्या नाइट्रोजन सॉइल को। तो ये सब तो जनरल सी बात है, इसका 2 और 3 सही जवाब है, क्योंकि आप जानते हैं जब आप कोयला जलाते हैं तो मेन सोर्स जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ना कि नाइट्रोजन। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एडिंग नाइट्रोजन टू द सॉइल। वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वातावरण में जब वो पानी से जब घुले मिलेगा तो वो कार्बोनिक एसिड के रूप में पृथ्वी पर गिरेगा, ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, और ना ही नाइट्रोजन निकलता है इससे। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूरिया, डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कन्वर्टेड बैक इनटू इनऑर्गेनिक अमोनिया बाय द बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या कर लेते हैं ना, इनऑर्गेनिक अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। एनिमल नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फास्फोरस टू मेक सेल, बोन्स एंड टीथ। मतलब मनुष्यों को, जानवरों को बहुत भारी मात्रा में अपने हड्डियों को, अपने सेलों को, अपने बोन को, अपने टीथ को बनाने के लिए फास्फोरस बहुत ज़्यादा चाहिए क्या। फास्फोरस जो है वो रॉक में मतलब नेचुरल रूप से मिलता है, मतलब रॉक, बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं उसमें फास्फोरस उपलब्ध है।
Like carbon cycle, there is a respiratory release of phosphorus into atmosphere. ऐसा तो नहीं है, शायद आप जानते होंगे, मैंने नहीं बताया आंसर, आप सोच लीजिए। इसका सही जवाब है सी, 1 और 2। तीसरा बिल्कुल गलत है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि फास्फोरस जो है एक मेजर कंपोनेंट है बायोलॉजिकल मेंबर्स के लिए। जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, सेलुलर एनर्जी हो, ट्रांसफर सिस्टम हो, उसमें फास्फोरस का अपना अहम योगदान होता है। एक तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में, न्यूक्लिक एसिड में, सेलुलर एनर्जी में। मैनी एनिमल्स ऑल्सो नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द फास्फोरस, ताकि उनका उत्तक, उनका हड्डी, उनका दांत का निर्माण हो पाए, मजबूत बन पाए। नेचुरल रिसर्वर जो होता है, खास करके जो फास्फोरस रॉक होते हैं, विच कंटेन फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट में पाया जाता है। व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड, जब रॉक्स वर्षा, मतलब वेदर्ड का मतलब होता है बहुत से कारक के द्वारा वो जो क्षति होता है उसका। मिन्यूट अमाउंट ऑफ दिस फॉस्फोरस डिजोल्व इन द सॉइल, बहुत कम मात्रा में ये सॉइल में घुलते हैं घुलते हैं घुलते हैं और ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं प्लांट के रूट के द्वारा। जैसे कि हार्बीवोरस जो होता है और अदर एनिमल्स, वो वास्तव में पेड़ पौधों को चबा चबा कर खा लेते हैं हार्बीवोरस, तो उनको वहाँ से मिल जाता है। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और जो डेड मटेरियल होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और फिर वापस बैक्टीरिया के द्वारा उसको रिलीज करके वातावरण में छोड़ दिया जाता है। अनलाइक कार्बन साइकिल, देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फास्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे इसको रिलीज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे सड़ जाते हैं तो उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं और ये जब डिकम्पोज होता है तो वापस वो रिलीज हो जाता है। ऐसा है सिस्टम। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बन और फास्फोरस साइकिल। अब दोनों साइकिल में विचार करना है आपको। अभी अभी आपने कार्बन साइकिल के बारे में नहीं तो कम से कम फास्फोरस के बारे में तो सीखा, तो फास्फोरस से दिमाग लगाइए। एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल इज मच हायर देन कार्बन इनपुट्स। जो वातावरण में फास्फोरस अगर है भी तो क्या वो जो वर्षा होता है उससे ज़्यादा आता है कार्बन की तुलना में। और जो गैसेस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट आर नेग्लिजिबल। गैसेस एक्सचेंज, फास्फोरस का गैस एक्सचेंज होता है वो ना के बराबर होता है, विच इज करेक्ट। आई थिंक यू नो अबाउट दैट, इज वेरी आंसर सही है। जी हाँ, बी सही है, ये तो बिल्कुल गलत था। डिफरेंसेस बिटवीन द कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल आर फर्स्टली, पहला तो कि एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फास्फोरस थ्रू द रेनफॉल आर मच मच स्मॉलर देन द कार्बन इनपुट्स। यू नो दैट वाई? बिकॉज हम जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उसके लिए बहुत से तरीके हैं। फॉसिल फ्यूल्स को जलाइए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन जाएगा ऊपर, नमी में घुलेगा और वापस धरती पर अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर आ जाएगा। लेकिन फास्फोरस का ऐसा नहीं है। फास्फोरस आप अगर बर्न कीजिएगा तो फास्फोरस, नाइट्रोजन ये सब नहीं निकलता, बहुत कम निकलता है। तो सबसे पहली बात तो हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा आएगा धरती पर, तो बहुत कम योगदान है। ठीक है। दूसरा बात है गैसेस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर नेग्लिजिबल। तो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ से निकला? गैस के रूप में निकलता तो है फास्फोरस, मनुष्य और जानवरों के बीच में है और इन्वायरमेंट के बीच में, मतलब गैसेस के रूप में फास्फोरस का योगदान ना के बराबर है। ठीक है, ये गैसेस साइकिल नहीं है बल्कि ये रॉक साइकिल के काम करता है। कैसे इसको प्राप्त होता है आपको पता चल गया। चट्टानों में बहुत भारी मात्रा में क्या होता है? फास्फोट होता है। जब ये फास्फोट टूट फूट के सड़ते, आई मीन नदियों के द्वारा जब बहा बहा कर खेतों में, पेड़ पौधों में प्रवेश करते हैं, तो पेड़ पौधे को जो जंतु खाते हैं, जंतु जब खा लेते हैं पेड़ पौधों को, संचित हो जाता है उसमें, पत्तों में, उसके फलों में, उसके जड़ों में, तो वो उसको खाते हैं तब वो हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस जब मरते हैं तो वापस वो डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, फिर वो धरती में चले जाते हैं। तो गैस के रूप में उसका उत्सर्जन ना के बराबर होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन होता है ना, क्योंकि पेड़ पौधे अगर भोजन बनाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, क्योंकि खाते भी है, अवशोषण भी करते हैं, रिलीज भी करते हैं। और हम तो ही हैं योगदान देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने के लिए। एक तो मुंह से छोड़ते भी हैं और इधर अपना औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से, मानवीय गतिविधियों के माध्यम से भी कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में लगातार उत्सर्जन बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया परेशान है। ग्रीन हाउस गैस हल्ला हो रहा है, हर जगह मीटिंग हो रहा है, तो कहीं ग्लासगो में हो रहा है, तो कहीं पंचामृत हो रहा है, तो कभी ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो कभी मिट्टी की बात हो रही है, तो कभी पी प्रणाम की बात हो रही है, तो कभी अभी CBD की बात हो ही रही है पर्यावरण को बचाने के लिए। देख लेते हैं कब तक हम लोग जिएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 की बात करते हैं।
Agenda 21 is a non-binding, voluntarily implemented action plan of the United Nations with regard to sustainable development. देखिए एसडीजी को मतलब एक तरह से हवा देने के लिए एजेंडा 21 एक योजना है, मतलब आपको पता होना चाहिए एजेंडा 21 क्या है पहले, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। एक तो नॉन बाइंडिंग है, मतलब किसी देश पे लागू नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बाध्यकारी है, स्वेच्छा है, मानना है, पालन करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, आपकी मर्जी, ताकि एसडीजी को एक तरह से प्रमोट हो पाए। एजेंडा 21 इज एजेंडा 21, यहाँ 21 जो है ना वास्तव में वो मेजर 21 इंडस्ट्रियल कंट्रीज को रेफर करता है, ऐसा कुछ है क्या? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन 1992। ये तो सब कुछ जानता होगा कि एजेंडा 21 जो है वो 20 साल बाद आया था। तो 3 तो बिल्कुल सही है, और रही बात नॉन बाइंडिंग की, तो नॉन बाइंडिंग भी है, तो इसलिए 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा तो बकवास बात था। एजेंडा 21, यहाँ जो एजेंडा 21 उसका सीधा मतलब होता है 21वीं सदी, ठीक है, ना कि 21 कंट्री। एजेंडा 21 एक नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है यूनाइटेड नेशन का, इस उद्देश्य को देखते हुए कि एसडीजी को कैसे प्राप्त किया जाए। इट इज ए प्रोडक्ट, ये तब निकल के आया था, कब? यूएन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रीडीओ 1992 में, ठीक है, सबको जानता है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये पार के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के बारे में, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब एक तरह से वो ऊर्जा जिसका उपभोग जो है फोटोसिंथेसिस के लिए किया जाता है। क्या ये है? पार चेंजेज सीजनली एंड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड एंड टाइम ऑफ द डे, और ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है इसकी जो मतलब मात्रा जो है या ये जो है प्रभावित होता है, वेरी करता है लैटिट्यूड के साथ, दिन की अवधि के साथ, सीजन के साथ, ऐसा है क्या? हायर पार लीड्स टू द डिक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ, जितना ज़्यादा पार होगा वो प्लांट के ग्रोथ को उतना कम कर देगा। एयर पोल्यूशन डज नॉट अफेक्ट द पार, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एयर पोल्यूशन पार यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को इफेक्ट ही ना कर पाए, क्योंकि एयर पोल्यूशन होगा उसका कितना गंभीर परिणाम पेड़ पौधे पर पड़ता है, तो पेड़ पौधे पर पड़ेगा तो स्वाभाविक है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हमारे टेम्परेचर बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की इफेक्ट में क्या प्रभाव पड़ता है? सीधी सीधा 4 को काटिए ना डाड़ले से, 1 2 4 सही दे दिया है, हाउ इट पॉसिबल, 4 तो सब में है यार। चलिए देखते हैं क्या गलती हो गया कॉन्सेप्ट। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज अवेलेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो वो ऊर्जा की मात्रा जो उसके लिए जरूरी है, जो कि लगभग 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में काम करता है। पार यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन चेंज करता है सीजनली और वेरी करता है डिपेंडिंग द हाइट एंड लैटिट्यूड एंड टाइम ऑफ द डे के साथ। देखिए लेवल्स ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द समर एट द मिड डे, मतलब सबसे ज़्यादा प्रकाश की जब मात्रा ज़्यादा होगी तो वो दोपहरिया के समय और गर्मी के दिनों में। एयर पोल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट द पार बाय फिल्टरिंग आउट बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट कैन रीच द प्लांट्स। तो दिया है आंसर गलती था, इसका मतलब हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया बिल्कुल सही है कि पार जो है वो एयर पोल्यूशन से प्रभावित होता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो होगा वो वातावरण में सूरज की ऊर्जा को प्रभावित कर देता है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेटिकली प्लांट ग्रोथ, जितना ज़्यादा हायर दी पार प्रोमोट प्लांट ग्रोथ, हायर पार होगा तो प्लांट ग्रोथ ज़्यादा होगा। ओके, तो इस प्रकार हम लोगों ने इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आपके लिए ये सीरीज जारी रहेगा, बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।